हे दोस्तों, इट्स मुस्तफा और आप लोग देख रहे हैं एको माइंड एनिमे एक्सप्लेनेशन। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मैंने अपने डैड को कॉल किया और अपना वो लिमिटलेस ब्लैक कार्ड ब्लॉक करवा दिया। और इसके ठीक बाद का नजारा देखने लायक था। मेरी वो सो कॉल्ड कैंपस ब्यूटी गर्लफ्रेंड एक बेहद महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट में बिना पैसे दिए भागने की फिराक में लगभग जेल जाने ही वाली थी। और क्यों ना हो, वहां का बिल ही प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए से ज्यादा था। इधर मैं अपने प्राइवेट रूम में मजे से आराम फरमा रहा था और उसके धड़ाधड़ आ रहे उन अनगिनत घबराए हुए हेल्प मैसेजेस को पढ़कर मुस्कुरा रहा था। वो लिख रही थी, गुफान, आज हमने जिंगचेंग का जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। किया था ना? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना कार्ड ब्लॉक करने की? तुम अभी हो कहां? जल्दी से यहां आओ, ये बिल पे करो। यहां बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और मेरी बेइज्जती हो रही है। तुम जल्दी आओ वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूं, मेरा फोन उठाओ अभी के अभी। उसकी ये घमंड भरी बातें सुनकर मेरी तो हंसी ही छूट गई। मतलब मेरे ही पैसों से कूल बन रही है और इसके तेवर तो देखो, जैसे कोई महारानी हुक्म चला रही हो। क्या उसे सच में लगता है कि मैं अभी भी वही पुराना बिना किसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला सिंप और बेवकूफ लड़का हूं? सच तो ये है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जी हां, मैं रीबॉर्न हो चुका हूं। पिछले जन्म में इस शहर के सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा होने के बावजूद मैं एक गांव से आई उस गरीब और लालची लड़की के पीछे पागलों की तरह भागता था। वो मेरे पैसे पानी की तरह उड़ाती थी, लेकिन दूसरों के सामने मुझे अपना चमचा बुलाकर जलील करती थी। वो मुझे किसी नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। उसके और उसके उस नए आशिक की गुलामी करते करते उसने मेरी फैमिली की पूरी कंपनी और जायदाद हड़प ली थी। और आखिर में मैं और मेरी मासूम बेटी बिना एक पैसे के सड़क पर तड़प तड़प कर मर गए थे। वो दर्द, वो धोखा मैं कभी नहीं भूल सकता। तभी मेरे फोन की लगातार बजती रिंगटोन ने मुझे मेरी उन खौफनाक यादों से बाहर निकाला। जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से वही बॉस वाला एटीट्यूड दिखाते हुए एक तेज आवाज आई, गूफान, जल्दी से यहां आओ और हमारा बिल क्लियर करो। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ा, थोड़ा साइड में जाकर ठंडी सांस ली और बोला, बिल क्लियर करो? भाई, जब मैंने वहां कुछ खाया पिया ही नहीं, तुम्हारे उस ड्रामे में मैं शामिल ही नहीं था, तो तुम मुझे बिल भरने के लिए क्यों बुला रही हो? लियू रुयान को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि मैं बदल गया हूं। मैं अब वो पुराना गूफान नहीं रहा। पहले तो मैंने उनके उस फालतू सेलिब्रेशन के लिए कोई लग्जरी होटल बुक नहीं किया था, और अब मैं उनका बिल भरने से भी साफ और कड़क आवाज में मना कर रहा था। जबकि कुछ ही देर पहले की तो बात है, जब हम सब एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे, तो मैंने ही एक नौकर की तरह सबसे पहले जाकर उनके लिए सीट्स रिजर्व की थी और उनके लिए स्पेशल महंगी मिल्क टी भी खरीद कर लाया था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि लाइब्रेरी की टेबल पर बस एक छोटी सी नींद लेने के बाद जब मैं सोकर उठा तो मेरा पूरा बर्ताव ही 180 डिग्री बदल गया। खैर, वो सब सस्पेंस छोड़िए, अभी मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी तो लियू रुयान के ठीक सामने उस 5 स्टार होटल का मैनेजर अपना वो लंबा चौड़ा बिल हाथ में लिए सीना ताने खड़ा था और उन सब की हालत पतली हो रही थी। वो सिक्योरिटी के साथ उन्हें रोक रहे थे और वहां से खिसकने नहीं दे रहे थे। लियू रुयान के परिवार की हालत असल में कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो बस दिखावा करती थी। उसकी ट्यूशन फीस से लेकर उसके मेकअप और रोजमर्रा के महंगे खर्चे तक सब कुछ मैं ही तो उठाता था। मिस लियू, आप वीचैट से पे करेंगी या अपना कार्ड स्वाइप करेंगी? मैनेजर ने उनके बगल में खड़े होकर एक बार फिर से प्रोफेशनल टोन में पूछा। उसने झेंपते हुए हाथ बढ़ाकर मैनेजर को थोड़ा रुकने का इशारा किया और फोन पर कोने में जाकर मुझसे फुसफुसाते हुए बोली, क्या हमेशा से ऐसा नहीं होता आया है कि मैं मजे से अपनी मर्जी से खर्च करती हूं और तुम चुपचाप बिना सवाल किए पेमेंट करते हो? उसने ये बात इतने ओवर कॉन्फिडेंस और हक जताते हुए कही जैसे उसे अपनी इस घटिया हरकत पर जरा सी भी शर्म या पछतावा ना हो। तुम खर्च करोगी और मैं पेमेंट करूंगा? ये सुनकर मेरी जोरदार हंसी छूट गई। सच कहूं तो मेरी उन सिंप और बेवकूफी वाली हरकतों और पुरानी यादों को अब पूरे 10 साल बीत गए थे मेरे पिछले जन्म के हिसाब से, और मैं लगभग भूल ही गया था कि मैंने उस वक्त जवानी के जोश में कितनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां की थीं। मेरी ये बेपरवाह हंसी सुनकर फोन के उस पार लियू रुयान के माथे पर तुरंत गुस्से और कंफ्यूजन की सिलवटें परवईं। वो बेचारी वहां फंसी हुई थी, उसकी इज्जत का फालूदा हो रहा था, और मैं यहाँ फोन के इस पार इतने मजे से ठहाके कैसे मार सकता हूँ, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। गूफान, तुम अभी के अभी यहाँ आओ और मेरा बिल क्लियर करो, वरना मैं तुमसे आगे कभी बात नहीं करूंगी, वो चिल्लाई। हाँ, कितना फनी है ना? नहीं करनी बात तो बिल्कुल मत करो। तुम खुद को समझती क्या हो, महारानी? क्या मैं तुम्हारा डैड लगता हूं या फिर तुम्हारा कोई पर्सनल नौकर हूं जो तुम्हारे हर बिल चुकाता फिरूं? जब तुमने अपनी मर्जी और अपने शो ऑफ के लिए इतना खर्च किया है तो मैं उसका बिल क्यों भरूं? और वैसे भी तुम्हारे पास खुद के हाथ पैर हैं, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह हमेशा मेरे पैसों पर ऐश करती रहती हो। क्या तुम्हें खुद पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? याद है पिछले जन्म में मैं उसकी उस झूठी और घटिया सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कभी भी ऐसी चुभने वाली और कड़वी बातें नहीं बोलता था। मैं डरता था कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। लेकिन इस जन्म में
इस जन्म में मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। मेरी ये तीखी बातें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आज तक सबके सामने एक ऐसी परफेक्ट इमेज बना रखी थी जैसे वो किसी बहुत अमीर और शरीफ खानदान की इकलौती वारिस हो, जबकि सच्चाई तो ये थी कि मैं ही लगातार उस पर अपने डैड के पैसे पानी की तरह उड़ा रहा था ताकि वो अपने उस अमीर होने के दिखावे को हर बार बरकरार रख सके। उसे सच में लगने लगा था कि वो कोई राजकुमारी है। अब जब मैंने उसे इस तरह से फोन पर खरी खोटी सुनाई तो शर्म और बेइज्जती के मारे उसका चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा हो गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके बहुत सारे क्लासमेट्स और उसका वो नया नया बना बॉयफ्रेंड शिए जिनचैंग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं और बिना बिल पे किए वो लोग वहां से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए उसमें अपना टोन थोड़ा सख्त करते हुए एक आखिरी दांव चला और कहा, मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे बस नाराज हो रहे हो और अपने नखरे दिखा रहे हो। अगर तुम अभी के अभी यहाँ आकर हमारा बिल क्लियर कर दोगे तो मैं तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुमसे नाराज नहीं होंगी। उसने ऐसे कहा जैसे वो मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। लियो रोयान, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैंने अपनी आवाज को एकदम सर्द और खतरनाक बनाते हुए कहा। आगे से तुम मेरे एक भी पैसे पर ऐश करने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपने पैसे सड़क पर किसी भिखारी को दान दे दूंगा, उसे आग लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और हाँ, तुम मुझसे नाराज हो या नहीं, इस बात से मुझे अब रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पैसों के बिना अब तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत ही झंड और नरक होने वाली है। मैंने उसकी मजे लेते हुए आगे कहा, तुम अपने इस नए नवेले बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जो इतना भारी भरकम 3 लाख का बिल बनाया है उसे कैसे पे करोगी? वरना वो तुम सबको उसी युनतिंग होटल में बंधक बनाकर रख लेंगे, बर्तन मंजवाएंगे और फिर तुम्हारी इस अमीर जादी वाली फेक इमेज की सबके सामने धज्जियां उड़ जाएंगी। बस इतना कहकर बिना उसके जवाब का इंतजार किए मैंने तुरंत फोन कट कर दिया। पिछले जन्म में जब इसी शिए जिनचैंग का बर्थडे था तब मैं बहुत बीमार पड़ गया था और पार्टी में नहीं जा पाया था, लेकिन उस ग्रैंड पार्टी की सारी तैयारी और सारा खर्चा मैंने ही उठाया था। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे पता चला कि शिए जिनचैंग के इसी 20वें जन्मदिन पर वो दोनों ऑफिशियली एक साथ आ गए थे। यार, मैं भी कितना बड़ा गधा था जो मुझे कितनी बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया। फोन कटने के बाद उस कोल्ड सी बीप बीप की आवाज को सुनकर लियो रोयान एकदम से बुरी तरह घबरा गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शायद ये सोचने लगी थी कि मुझे उसके और शिए जिनचैंग के पीठ पीछे चल रहे रिश्ते के बारे में पक्का सब कुछ पता चल गया है और इसीलिए मैं अचानक इस तरह का भयानक बर्ताव कर रहा हूं। वो मन ही मन बुरी तरह पछता रही होगी कि काश उसने वहां मौजूद अपने बेवकूफ दोस्तों को सोशल मीडिया पर वो कपल वाली पोस्ट्स करने से रोक लिया होता। उसे लगा होगा कि काश उसने कोई बहाना बना लिया होता, ये सोचकर कि कहीं मैं ये सब जानकर सदमे में ना आ जाऊं और वो चुपचाप शिए जिनचैंग के साथ अपनी सेटिंग भी कर लेती और मेरा पैसा भी चूसती रहती। लेकिन अब पासा पलट चुका था। मैं फिर से वो बेवकूफ और अंधा एटीएम तो मिसिन बनने से रहा। उधर होटल का मैनेजर भी वहां खड़ा काफी परेशान और बेचैन लग रहा था। अभी सबसे जरूरी और अर्जेंट काम था उस 5 स्टार होटल का भारी भरकम बिल चुकाना। लियो रोयान ने हड़बड़ाहट में अपने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और मुझे एक लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके भेजा। गूफान, मेरे और जिनचैंग के बारे में तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस दोस्त हैं। अभी लॉबी का मैनेजर हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहा। प्लीज मेरी मदद कर दो ना, और अगर तुम सच में अभी पे नहीं कर सकते तो कम से कम मैनेजर से बात करके मुझे थोड़ी मोहलत ही दिलवा दो। ये बस उसकी एक बहुत ही घटिया चाल थी वक्त निकालने की। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो मुझे थोड़ा मक्खन लगाएगी, मेरी झूठी तारीफ करेगी और मुझे इमोशनल करेगी तो मैं उसकी इस बेबस हालत देखकर पिघल जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने उसके उस ड्रामेबाज मैसेज का रिप्लाई तक करने की जहमत नहीं उठाई। तभी शिए जिनचैंग अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी, मासूम और शरीफों वाली फेक स्माइल लिए उसके पास आया और बड़े प्यार से बोला, क्या हुआ रोयान? सब लोग कह रहे हैं कि वो दरवाजे पर खड़े खड़े थक गए हैं, चलें क्या? लियो रोयान का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। उसका रंग एकदम उड़ गया था। वो बहुत ही अजीब और शर्मनाक स्थिति में फंसी हुई लग रही थी। तभी मैनेजर ने बीच में टोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस लियो, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग इस 3 लाख के बिल का पेमेंट कैसे कर रहे हैं? ये सुनकर शिए जिनचैंग के कानों से धुआं निकल गया। उसे पहली बार समझ में आया कि वो लोग अभी तक वहां से निकल क्यों नहीं पाए थे, क्योंकि बिल ही पे नहीं हुआ था। उसने भारी हैरानी और शौक से लियो रोयान की तरफ देखा, जबकि लियो रोयान मारे शर्म के उससे आंखें चुराने लगी। उसने मैनेजर की तरफ देखकर हकलाते हुए और घबराते हुए कहा, मैनेजर जी, असल में अभी मेरे फंड्स में थोड़ा सा इशू आ गया है, मेरे कार्ड्स काम नहीं कर रहे।
ये सुनकर शिए जिनचेंग के कानों से धुआं निकल गया। उसे पहली बार समझ में आया कि वो लोग अभी तक वहां से निकल क्यों नहीं पाए थे, क्योंकि बिल ही पे नहीं हुआ था। उसने भारी हैरानी और शौक से लियू रुयान की तरफ देखा, जबकि लियू रुयान मारे शर्म के उससे आंखें चुराने लगी। उसने मैनेजर की तरफ देखकर हकलाते हुए और घबराते हुए कहा, मैनेजर जी, असल में अभी मेरे फंड्स में थोड़ा सा इशू आ गया है, मेरे कार्ड्स काम नहीं कर रहे। होटल मैनेजर ने साफ साफ अपना सिर हिला दिया। मिस लियू, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे इस इतने बड़े होटल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप उधार कर सकें। मैं भी यहाँ बस एक मामूली कर्मचारी हूँ और मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको बिना पैसे दिए जाने दूँ। अब देखिए ना, आपके इतने सारे क्लासमेट्स यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों ना आप सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट कर लें और ये बिल चुका दें। लियू रुयान ने अपने हाथ में 3 लाख का वो भारी भरकम बिल देखकर अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। तभी बाकी सारे क्लासमेट्स भी जो दरवाजे पर खड़े थे वहां आ गए और झल्लाते हुए पूछने लगे, अरे रुयान, बस एक बिल पे करने में इतनी देर कैसे लग रही है? हमें हॉस्टल वापस जाना है। मैनेजर वहीं खड़ा लियू रुयान को घूर रहा था। उसके महंगे डिजाइनर कपड़े और लाखों का बैग देखकर उसे भी शुरू में लगा था कि ये पक्का किसी बहुत रईस खानदान की बिगड़ैल लड़की है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मैडम 3 लाख रुपए का बिल भी नहीं चुका सकती। लियू रुयान ने थोड़ी देर सिर झुकाकर कुछ सोचा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और फिर उसने कांपते हाथों से अपने हाथ से अपना वो चमकता हुआ डायमंड ब्रेसलेट उतार लिया। मजे की बात तो ये है कि वो ब्रेसलेट भी मैंने ही उसे उसके पिछले जन्मदिन पर गिफ्ट किया था और उसकी कीमत सच में 3 लाख से काफ़ी ज़्यादा थी। उसने मैनेजर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैनेजर जी, मेरे साथ अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या मैं अपना ये कीमती ब्रेसलेट यहाँ गिरवी रख सकती हूँ? मैं कल सुबह ही आकर पूरा बिल कैश में क्लियर कर दूंगी। क्या ऐसा हो सकता है प्लीज़? वो अभी अभी तो शिए जिंगचैंग के साथ रिलेशनशिप में आई थी और अपनी अमीर इमेज सेट की थी, इसलिए वो किसी भी हालत में उसे या अपने दोस्तों को ये नहीं पता चलने देना चाहती थी कि उसकी असली हैसियत कितनी खराब और शर्मनाक है। होटल मैनेजर के चेहरे पर अभी भी वही प्रोफेशनल सी स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में अब थोड़ी सख्ती थी। उसने कहा, मिस लियू, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ों को गिरवी रखने का कोई सिस्टम नहीं है। हम कोई प्यादा दुकान नहीं चला रहे। ये सब देखकर शिए जिंगचेंग को थोड़ा अजीब और शक महसूस हुआ। वैसे तो लियू रुयान के खर्चे और उसका लाइफस्टाइल हमेशा आसमान छूते थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो 3 लाख रुपए का बिल भी नहीं दे पा रही? उसने पूछा, रुयान, सब ठीक तो है ना? लियू रुयान ने तुरंत बिना पलक झपकाए बहाना बनाया, हाँ, वो मेरे सारे कार्ड्स गूफान के पास हैं और अभी वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। ये सफ़ेद झूठ सुनकर शिए जिंगचेंग ने चैन की सांस ली। उसे लगा था कि शायद लियू रुयान की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? उसने लियू रुयान की तरफ फिक्र भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। आखिर शिए जिंगचेंग एक बहुत ही गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से आता था। उसका महीने भर का खर्चा बमुश्किल 1000 रुपए होता था और आज वैसे भी उसका बर्थडे था जिसे रुयान ने स्पॉन्सर किया था, तो 3 लाख रुपए उसके लिए तो किसी बहुत बड़े पहाड़ या नामुमकिन सपने जैसे ही थे। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम और बाकी सब लोग बस यहीं लॉबी में थोड़ा वेट करो, मैं अभी कहीं से 3 लाख रुपए का जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर वो पैसे का इंतजाम करने के लिए पसीने से तरबतर होटल से निकल गई। इन पिछले कुछ सालों में मैंने उसे बहुत सारे महंगे लग्जरी आइटम्स, लिमिटेड एडिशन डिज़ाइनर बैग्स और महंगे स्नीकर गिफ्ट किए थे। वो जानती थी कि उन सबको किसी सेकेंड हैंड मार्केट में बेचकर आराम से 3 लाख तक का इंतजाम तो रातों रात हो ही जाएगा। दूसरी तरफ उसी होटल के एक और शानदार वीआईपी फ्लोर पर जब मैं और मेरे मॉम डैड अपना डिनर खत्म करके आराम से बाहर निकले, तो मैंने देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स नीचे लॉबी के प्राइवेट रूम के बाहर झुंड बनाकर खड़े थे। वैसे भी मेरा इन मतलबी क्लासमेट्स के साथ कोई बहुत खास कनेक्शन नहीं था, इसलिए मेरा उनके पास जाकर हेलो हाई करने का कोई मूड नहीं था। लेकिन शिए जिंगचेंग की वो लोमड़ी जैसी एज नज़र तुरंत मुझ पर पड़ गई। वो दौड़कर मेरे पास आया और बड़ी मीठी आवाज़ में बोला, गूफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है और तुम हॉस्टल में सो रहे हो। मैं तो बस यही सोच रहा था कि थोड़ी देर में वापस जाते वक्त तुम्हारे लिए एक बड़ा सा केक लेता जाऊँगा। फिर उसकी नज़र मेरे पीछे खड़े मेरे पेरेंट्स पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी वो गुड बॉय वाली इमेज ओढ़ ली और बड़ी ही तमीज़ से थोड़ा झुककर बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि आज आप लोग यहाँ आने वाले हैं, वरना मैं खुद आपको अच्छे से अटेंड करता। मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे मॉम डैड को देखकर उसने जिस इज्जत से उन्हें ग्रीट किया, वो सच में किसी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस से कम नहीं था।
सच कहूं तो मेरे मॉम डैड को शीये जिंगचैंग काफी पसंद था। इसकी वजह यह थी कि वो हमेशा मेरे साथ एक साये की तरह रहता था और सामने से देखने पर वो बहुत ही सीधा साधा, शरीफ और समझदार लड़का लगता था। मेरी मॉम ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमें तो अभी अभी पता चला है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हम तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट तो तैयार नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी मॉम के चेहरे पर एक बहुत ही ग्रेसफुल और दयालु स्माइल थी। भले ही उन्होंने एकदम सिंपल से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर की वो रॉयल और क्लासिक वाइब किसी से छिप नहीं रही थी। शीये जिंगचैंग ने तुरंत अपनी मीठी बातों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। अरे थैंक यू सो मच आंटी, आप दोनों को यहाँ देखकर ही मुझे इतनी खुशी मिल गई है कि अब मुझे किसी बर्थडे गिफ्ट की क्या ही ज़रूरत है। आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। भाई, उसकी जुबान में मानो शहद घुला हुआ था। उसकी मीठी मीठी बातों ने मेरे मॉम डैड को इतना इम्प्रेस कर दिया था कि उनके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर मेरे साथ मेरी पिछली जिंदगी वाले वो खौफनाक हादसे ना हुए होते तो कसम से आज भी मैं उसके इस मासूम, सीधे साधे और शरीफ दिखने वाले चेहरे के धोखे में आकर हमेशा के लिए बेवकूफ़ बन ही जाता। मेरे क्लासमेट्स ने दूर से मेरे पेरेंट्स को देखा और उन्हें तुरंत अंदाजा लग गया कि उनकी वाइब, उनकी गाड़ियां और पर्सनालिटी कितनी पावरफुल और अमीर है। वो सब मन ही मन सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे और रईस परिवार से होने के बावजूद मैं हमेशा लियू रुआन के सामने एक बेशरम कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए सिंपिंग क्यों करता था। हर कोई जानता था कि लियू रुआन हमेशा मुझसे चिड़ी रहती थी, मेरे साथ रूड बिहेव करती थी, फिर भी मैं पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। और तो और मैं उसके और शीये जिंगचैंग के बीच में हमेशा एक थर्ड व्हील यानी कबाब में हड्डी बना रहता था। तभी शीये जिंगचैंग ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन सके, अरे हाँ गुफान, रुआन कह रही थी कि उसके सारे बैंक कार्ड्स तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे यहाँ ना होने की वजह से अभी तक इस होटल का बिल पे नहीं हो पाया है। शीये जिंगचैंग के चेहरे पर एक बड़ी सी छिपी हुई स्माइल थी। मन ही मन वो सोच रहा था कि आज रात के इस ड्रामे के बाद वो किसी भी तरह रुआन के सारे कार्ड्स अपने कब्जे में ले लेगा ताकि आगे से वो खुद उन पैसों पर ऐश कर सके। आसपास खड़े सारे क्लासमेट्स अब मुझे अजीब और नफरत भरी नजरों से घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं कितना ही गिरा और बेशरम इंसान हूँ। उन्हें पक्का लग रहा था कि मैं जानबूझकर रुआन के कार्ड्स लेकर गायब हो गया हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जलन हो रही है। और मेरी इसी घटिया हरकत की वजह से उन्हें यहाँ फंसकर इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। उनकी आंखों में मेरे लिए साफ साफ नफरत और चिढ़ दिख रही थी। मैंने भी थोड़ा ऑस्कर लेवल की कंफ्यूज होने की एक्टिंग करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, कैसे कार्ड्स? कौन से कार्ड्स? शीये जिंगचैंग को लगा कि मैं अभी भी सबके सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे क्लासमेट्स के सामने वो मुझ पर अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता था, वरना उसकी मुझ शरीफों वाली मिस्टर परफेक्ट की इमेज खराब हो जाती जो उसने बड़ी मेहनत से सबके सामने बना रखी थी। उसने खुद को शांत रखते हुए दांत पीस कर कहा, हाँ गुफान, अब तुम कार्ड्स निकाल भी दो यार, बाकी सब लोग यहाँ कब से खड़े खड़े थक गए हैं और उन्हें घर जाना है। वहां मौजूद सारे क्लासमेट्स अब मुझे और भी ज्यादा गुस्से और नफरत से घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं बीच में ये ड्रामा ना करता तो वो लोग इतनी देर तक वहां बंधक नहीं बने रहते। मैंने एकदम रिलैक्स होकर अपने हाथ पॉकेट्स में डालते हुए ऐलान किया, लियू रुआन का कोई भी बैंक कार्ड मेरे पास नहीं है। इतना बोलकर मैं अपने मॉम डैड की तरफ घूमा और बहुत ही शांति से बोला, मॉम डैड, चलिए हम चलते हैं, बहुत रात हो गई है। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये शीये जिंगचैंग था। उसे डर था कि अगर मैं यहां से चला गया और रुआन भी पैसे लेकर नहीं आई तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। और आखिरकार आज उसी की पार्टी का दिन था, तो वो इस सिचुएशन को ऐसे ही तो अपने हाथों से नहीं निकलने दे सकता था। उसने घबराते हुए कहा, गुफान, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम अभी मुझे 3 लाख रुपए उधार दे सकते हो? जैसे ही रुआन वापस आएगी वो तुम्हें सारे पैसे ब्याज समेत लौटा देगी। असल में मैंने रुआन की वो घबराई हुई कॉल अपने पेरेंट्स के सामने नहीं उठाई थी, इसलिए उन्हें इस पूरे 3 लाख वाले ड्रामे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे डैड, जो इस सबसे अनजान थे और दिल के बहुत अच्छे थे, चुपचाप साइड में खड़े होकर अपना डायमंड क्रेडिट कार्ड निकालकर मैनेजर को देने ही वाले थे कि मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने शीये जिंगचैंग की आंखों में सीधे सीधे घूरते हुए एक तीखा सवाल दागा, तुम्हें इतना पक्का यकीन कैसे है कि उसके पास 3 लाख रुपए होंगे ही? और अगर वो पैसे का इंतजाम करके नहीं आ पाई तो क्या तुम्हारी भी इतनी औकात है कि तुम ये 3 लाख का बिल चुका पाओगे, है ना? शीये जिंगचैंग के घर की हालत कितनी गरीबी वाली थी, ये बात मैं हमेशा से बहुत अच्छे से जानता था। मेरी ये चुभने वाली बात सुनकर उसका चेहरा पल भर के लिए एकदम सफेद पड़ गया। उसकी सारी इज्जत दांव पर थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और वापस नॉर्मल होने का नाटक किया। गुफान,
तुम और वो एक ही शहर से आते हो। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि रुआन की फैमिली कितनी अमीर और पावरफुल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो 3 लाख रुपए भी ना निकाल पाए। अगर लियू रुआन के घर वालों के पास इतना अथाह पैसा नहीं होता तो तुम भी तो उसके पीछे इस तरह पागलों की तरह सिंप नहीं कर रहे होते ना। उसने बहुत चालाकी से बात मुझ पर घुमा दी। मेरे डैड ये सब सुनकर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मेरी बस एक शांत नजर देखकर उन्होंने अपनी बात वापस मन में ही दबा ली। उन्हें मुझ पर भरोसा था। मैंने अपना सिर झुकाया और अपनी कलाई पर बंधी लाखों की रोलेक्स घड़ी की तरफ देखा। तुमने ही तो अभी कहा था कि वो मुझे ढूंढने कॉलेज गई है, तो ठीक है, मैं भी उसका यही इंतजार कर लेता हूं। मैं तुम सबको आज अपनी आंखों से ये दिखाना चाहता हूं कि उसके बैंक कार्ड सच में मेरे पास हैं भी या नहीं, या वो कितनी अमीर है। जब शिए जिनचैंग ने मुझे इतने भयंकर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देखा तो उसकी बोलती ही बंद हो गई और उसके गले से आवाज नहीं निकली। मजबूरी में उसे अपने चेहरे पर वही पुरानी जेंटल सी फेक स्माइल वापस लानी पड़ी। उसने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, गुफान, आज दोपहर को तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी यार, तुम्हें हॉस्टल में अकेला छोड़कर मैं यहाँ अपना बर्थडे मनाने आ गया। उसे साफ समझ आ रहा था कि आज मेरा बर्ताव मेरे रोज के सिंप वाले बर्ताव से बिल्कुल अलग और खतरनाक था। इस बर्थडे पार्टी में क्लास के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, इसलिए वो सबके सामने अपनी वो परफेक्ट इमेज खराब नहीं कर सकता था। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स भी तो वहीं खड़े थे। सच कहूं तो मेरे पास उससे फालतू बात करने का जरा भी पेशेंस नहीं था, इसलिए मैं बस सिर झुकाए मजे से अपने फोन में गेम खेलने लगा। काफी देर बीत जाने के बाद बाकी क्लासमेट्स का भी सब्र पूरी तरह से टूटने लगा था। जो लोग पहले शिए जिनचैंग की साइड ले रहे थे और मुझे गालियां दे रहे थे, वो भी अब उसे अजीब, शक भरी और चिड़ी हुई नजरों से देखने लगे थे। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो बाहर जाकर गाड़ी में आराम से बैठें और मेरा इंतजार करें। यहाँ का माहौल उनके लायक नहीं है। तभी पीछे से किसी ने तंज कसते हुए पूछा, जिनचैंग, तुम्हारी वो रईस गर्लफ्रेंड आखिर कब वापस आएगी? सुबह करनी है यहाँ। शिए जिनचैंग ने हड़बड़ाहट में अपना फोन निकाला और लियू रुयान को दोबारा कॉल लगाने लगा, लेकिन उसका फोन लगातार बिजी आ रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हार मानकर पसीने से तरबतर वो मैनेजर की तरफ पलटा और गिड़गिड़ाते हुए पूछने लगा कि क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को पहले हॉस्टल वापस जाने दिया जा सकता है? वो और मैं वहां रुके रहेंगे और बिल का इंतजार कर लेंगे। मैंने मन ही मन अपना सिर हिलाकर मुस्कुराया। वहां का मैनेजर एकदम सख्त था। उसने साफ मना कर दिया, मिस्टर शीर, जब तक पूरा बिल पे नहीं हो जाता तब तक आप में से कोई भी यहां से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकता। वहां मौजूद दर्जनों क्लासमेट्स में से आखिरकार किसी न किसी का तो सब्र टूटना ही था और उन्होंने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। ये क्या भद्दा मजाक है? बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए और पैसे तक का इंतजाम नहीं किया और इतनी ग्रैंड पार्टी देने का दिखावा कर रहे थे। शिए जिनचैंग की गर्लफ्रेंड भी एकदम यूजलेस और धोखेबाज निकली। मुझे पहले पता होता तो मैं अपना कीमती टाइम वेस्ट करने यहाँ नहीं आता। एक और लड़का बोला, शिए जिनचैंग वैसे तो देखने में काफी अमीर और क्लासी लगता है, पर आज अपने ही बर्थडे का बिल भरने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। अरे, इसका तो गूफान के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था ना। अभी थोड़ी देर पहले गूफान के अमीर पेरेंट्स भी यहीं थे, तो इसने उनसे ही कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लिए? अब बाकी स्टूडेंट्स की बातें और भी तीखी और गंदी होती जा रही थीं। और वैसे भी शिए जिनचैंग को अपनी इज्जत और रुतबे की बहुत परवाह थी। वो उसकी जान थी। वो अपना मोबाइल पकड़े लगातार लियू रुयान को धड़ाधड़ मैसेज किए जा रहा था, लेकिन लियू रुयान की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो जितना इस बारे में सोच रहा था, उसे उतना ही यकीन हो रहा था कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। अगर आज इस पचड़े को उसने सही से हैंडल नहीं किया तो कॉलेज में उसकी सारी मिस्टर परफेक्ट वाली इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। आखिर वो पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का जो माना जाता था, उसने मुझे दीवार के सहारे खड़े होकर मजे से मोबाइल गेम खेलते हुए देखा। उसने अपनी आखिरी बची खुची हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए मेरे पास चला आया और फुसफुसाते हुए बोला, गूफान, पता नहीं रुयान को क्या हो गया है, उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या तुम मुझे अभी के लिए 3 लाख रुपए दे सकते हो? मैं पक्का तुम्हें वो सारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। आखिर हम दोनों तो बहुत अच्छे भाई हैं ना। तुम मुझे इस तरह सबके सामने डूबने के लिए अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? मैंने अपने फोन से नजरें ऊपर उठाईं और एक हल्की सी खतरनाक और व्यंग्यात्मक मुस्कान से कहा, अच्छे भाई, मेरी पीठ पीछे तुमने उस लड़की के साथ चक्कर चलाया जिसे मैं पागलों की तरह पसंद करता था। क्या एक अच्छा भाई ऐसा ही करता है? इस सब धोखे से पहले मैं सच में शिए जिनचैंग को एक बहुत अच्छा भाई और जिगरी दोस्त मानता था, पर मुझे क्या पता था कि वो लियू रुयान इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ सेटिंग कर लेंगे और मेरी पीठ में छुरा घोंपेंगे। मेरी बात सुनकर भी शिए जिनचैंग के चेहरे पर अभी भी एक बेशर्मों वाली स्माइल चिपकी हुई थी, जैसे कि उसने कोई बहुत महान काम कर दिया हो। वो बड़ी ढिठाई से बोला, यार गूफान, जब रुयान ने मुझे प्रपोज किया तो मैं भी शौक रह गया था। सच बताऊं तो मुझे भी रुयान बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे इसलिए मैंने दोस्ती की खातिर कभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं
नहीं की। लेकिन यार, प्यार तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, जबरदस्ती का रिश्ता टिकता थोड़ा ही है। अब जब रुयान ने मेरे साथ रहने का डिसाइड कर ही लिया था तो उसे छुपाने का कोई पॉइंट भी नहीं था। मैंने भी ताना मारते हुए तालियां बजाईं और कहा, वाह क्या फिलॉसफी है, जबरदस्ती का रिश्ता नहीं टिकता। अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम ही वो इंसान हो जो पहले हमेशा मेरे कान भरते रहते थे कि लियू रुयान में ये खराबी है, वो खराबी है, वो मतलबी है और मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। तो अब तुम खुद उसी लड़की के साथ कैसे चिपक गए? वो तो सबके सामने ये सीन क्रिएट करना चाहता था कि उन दोनों के बीच एक नेचुरल अट्रैक्शन है और वो एकदम बेकसूर है। लेकिन उसे ये आइडिया ही नहीं था कि मैं आज सबके सामने उसकी पोल खोल दूंगा और बता दूंगा कि वो लियू रुआन की कैफे छुप छुप कर बुराई करता था। उस टाइम तो वो बस ये चाहता था कि मैं लियू रुआन को पसंद करना छोड़ दूं ताकि वो खुद उसके साथ सेट हो सके और उसके यानी मेरे पैसों पर ऐश कर सके। पर उसकी किस्मत ही खराब थी कि लियू रुआन की इतनी सारी कमियां सुनने के बाद भी मेरा पिछला सिंप वर्जन लियू रुआन के प्यार में पूरी तरह लट्टू था। इस पर वो हड़बड़ाते हुए खुद को डिफेंड करते हुए बोला, यार किसी को पसंद करना बस एक पल का खेल होता है। मुझे भी पहले रुआन थोड़ी अजीब लगती थी और वो तुम्हारे साथ जिस तरह रूड बिहेव करती थी उसे देखकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मैं फील कर सकता हूँ कि वो मेरी कितनी केयर करती है। और फीलिंग्स को कौन कंट्रोल कर सकता है यार, ये तो तुम भी जानते हो, वरना तुम भी तो रुआन के पीछे इतने पागल नहीं होते। ठीक उसी वक्त डिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुला। लियू रुआन पसीने से तरबतर होकर हांफते हुए उस होटल के फ्लोर पर आ पहुंची। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकली उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी, जो वहीं दीवार से टिककर मजे से खड़ा था। जाहिर है मेरी वजह से ही तो उसकी ये खस्ता हालत हुई थी और उसे इतना परेशान होकर धक्के खाने पड़े थे। उसने मुझे खूंखार नजरों से घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने भी तपाक से स्माइल करते हुए जवाब दिया, अरे मैडम, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई खास शौक नहीं है। वो तो तुम्हारा ये जो नया नया बॉयफ्रेंड है ना, इसी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक रखा है, ये कहकर कि तुम्हारा बैंक कार्ड मेरे पास है। ये सुनते ही लियू रुआन का शरीर डर और शौक से सुन्न पड़ गया। उसे इस बात की भयंकर टेंशन हो गई कि कहीं मैं बाकी क्लासमेट्स के सामने उसकी फेक अमीरी का भांडा ना फोड़ दूं। बर्थडे पार्टी खत्म हुए पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। लियू रुआन को देखते ही बाकी सारे परेशान स्टूडेंट्स की जान में जान आई और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। वे सब दौड़कर उसके पास आए और बोले, रुआन फाइनली तुम आ ही गई। यहाँ का स्टाफ कह रहा है कि जब तक बिल का पेमेंट नहीं होता हम में से कोई घर नहीं जा सकता। उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और चेहरे पर एक फेक सी रई स्माइल लाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं गाइस, टेंशन मत लो, मैं अभी सब सॉर्ट आउट कर देती हूँ। लियू रुआन ने अपने बैग से एक कार्ड निकालते हुए मैनेजर से कहा, इस क्रेडिट कार्ड में 50,000 हैं, बाकी का अमाउंट मैं आपको वीचैट से स्कैन करके पे कर देती हूँ। असल में वो वापस जाकर मेरे दिए सारे लग्जरी आइटम्स औने पौने दामों में बेच आई थी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि पैसे अभी भी 3 लाख के बिल के लिए बहुत कम पड़ रहे थे। मजबूरी और जल्दबाजी में उसे याद आया कि जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब उसने एक छोटी सी लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड बनवाया था। ये सब देखकर शिए जिनचेंग का दिमाग चकरा गया। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा, रुआन तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारा कार्ड गुफान के पास है, तो फिर तुम अपना ये क्रेडिट कार्ड कहाँ से यूज कर रही हो? लियू रुयान घबराते हुए उसे समझाते हुए कहा, प्लीज जिनचैंग, पहले मुझे ये मनहूस बिल पे कर लेने दो, बाकी सारी बातें मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगी। लेकिन शिए जिनचैंग कहाँ मानने वाला था। उसे अपने हक के पैसे जाते हुए दिख रहे थे। उसने जानबूझकर तेज आवाज में कहा ताकि सब सुन लें, गुफान, रुयान ने कहा था कि उसका कार्ड तुम्हारे पास है और अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि कार्ड तुम्हारे पास नहीं है। क्या यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी बेइज्जती और नौटंकी के बाद भी लियू रुयान मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि अगर आज का दिन ऐसे ही निकल गया तो फ्यूचर में उसे कभी लियू रुयान के पैसों और कार्ड्स को कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलेगा। लियू रुयान ने झटके से अपना सर घुमाया और शिए जिनचैंग की तरफ घूर कर देखा। उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई थी। मैंने कहा ना कि हम घर जाकर इस बारे में आराम से बात करेंगे। शिए जिनचैंग को उसकी झल्लाहट और शर्मिंदगी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उसे तो लगा कि शायद लियू रुयान मुझे इतना बड़ा बेइज्जत नहीं करना चाहती, आखिर हम दोनों एक ही होम टाउन से जो थे। लेकिन शिए जिनचैंग इस मामले को इतनी आसानी से कहां रफा दफा करने वाला था। मैंने बीच में टोकते हुए और आग लगाते हुए कहा, लियू रुयान, तो तुम ही सबको बता दो, क्या तुम्हारा बैंक कार्ड सच में मेरे पास है? शिए जिनचैंग, बाकी सारे क्लासमेट्स और मैं सबके सब उसी को घूर रहे थे। लियू रुयान को अपनी झूठी इज्जत बहुत प्यारी थी।
वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शीये जिनचांग या उसके बाकी दोस्तों को उसकी असली औकात पता चले कि वो बस नाम की अमीरजादी है और अंदर से बिल्कुल खोखली और गरीब है। पिछले 1 साल से इस शहर में सिर्फ मुझे ही उसकी असली फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता था। बाकी सबको तो यही लगता था कि वो किसी बहुत बड़े और अमीर खानदान से है। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वो अमीरी और अटेंशन के मजे लूट रही थी, इसलिए वो अपना ये फेक अमीर वाला स्टेटस किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने मेरे सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने अंदर के उबलते गुस्से को पीते हुए चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल चिपकाई और मैनेजर से बोली, मैं पहले बिल क्लियर कर देती हूँ। मैनेजर के साथ जाकर पूरा पेमेंट करने के बाद लियू रुयान वापस लौटी। उसने आते ही सबसे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी दोस्तों, मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मेरी वजह से तुम सबको यहाँ इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। मैंने सारा बिल पे कर दिया है, अब हम चल सकते हैं। वैसे तो सारे स्टूडेंट्स का मूड पहले ही काफी खराब हो चुका था, लेकिन वहां जितने भी लोग आए थे वो सब लियू रुयान और शीये जिनचांग के अच्छे दोस्त या कह लो चमचे थे। अब जब पैसे पे हो ही गए थे तो किसी के पास कुछ और बोलने का बहाना नहीं था। और वैसे भी आखिरकार आज शीये जिनचांग का बर्थडे था। सब लोग वहां से निकलने ही वाले थे कि मैंने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। अरे रुको यार, अभी तो मेन प्रॉब्लम सॉल्व ही कहाँ हुई है। अगर तुम सब अभी चले गए तो कल सुबह तक पूरे स्कूल में ये गंदी अफवाह फैल जाएगी कि मैंने लियू रुयान का बैंक कार्ड अपने पास रख छोड़ा है और उसे वापस नहीं कर रहा। भाई, मैं अपने सर पर इतना बड़ा इल्जाम बिल्कुल नहीं ले सकता। लियू रुयान ने मुझे खौफनाक नजरों से घूर कर देखा। उसे समझ आ गया था कि मैं आज उसके इस पूरे ड्रामे की धज्जियां उड़ाने के मूड में हूं। उसने बाकी क्लासमेट से कहा, ये हमारा पर्सनल मैटर है। शायद गूफान इस बात से बहुत गहरे सदमे में है कि मैं और शीये जिनचांग एक साथ हैं। तुम लोग अब वापस जाओ, इस मामले को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं उसे देख रहा था कि वो इस हद तक गिरने के बाद भी बिना पलक झपकाए कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। सच में बेशर्मी की भी कोई हद होती है। लेकिन अब मैं पिछले जन्म वाला वो डरपोक और बेवकूफ गूफान नहीं था जिसे कोई भी आसानी से पागल बना ले। मैंने बिल्कुल शांत, कड़क और कॉन्फिडेंट होकर कहा, दोस्तों, मैं किसी सदमे या शौक में नहीं हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं इसे पसंद करता था, लेकिन अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि ये सिर्फ एक घमंडी और पैसों की भूखी गोल्ड डिगर है। अब ये किसके साथ रहती है या किसके साथ सेटिंग करती है, मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो इसने ये झूठी कहानी रची है कि इसका बैंक कार्ड मेरे पास है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अरे कार्ड तो छोड़ो, ये रोजमर्रा में जो भी पैसे पानी की तरह उड़ाती है ना, वो सब मेरे ही होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने भी पहले कई बार देखा था कि लियू रुयान जो कुछ भी खरीदती थी उसका पेमेंट हमेशा मैं ही करता था, तो ये बात तो साफ थी कि पैसा मेरे ही पास रहता है। भले ही लियू रुयान ये बात ना भी बोलती, तब भी सब लोग यही मान लेते। मेरी बात सुनकर सब लोग जोर जोर से मेरी ही बातों पर हंसने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, गूफान, तुम तो सच में बहुत ही बेशरम और लूजर हो। लियू रुयान जैसी ब्रिलियंट और खूबसूरत लड़की और गोल्ड डिगर। उसके जैसे ग्रेड्स वाली लड़की अगर कोई नॉर्मल सी पार्ट टाइम जॉब भी कर लेना तो महीने के 10,000 आराम से कमा सकती है। तुम जरा आंखें खोलकर देखो कि लियू रुयान रोज कैसे लग्जरी कपड़े पहनती है और कौन से महंगे ब्रांड्स यूज करती है, और फिर जरा अपनी शक्ल और अपने सस्ते कपड़े तो देखो। सारे के सारे क्लासमेट्स लियू रुयान की ही साइड ले रहे थे। उन सबको लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा और भद्दा मजाक कर रहा हूं अपनी जलन मिटाने के लिए, और वो सब बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब लियू रुयान मेरी बोलती बंद करेगी। लेकिन उन सब की उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब लियू रुयान ने पलटकर कोई अग्रेसिव जवाब नहीं दिया, बल्कि बस नर्वस होते हुए मुस्कुराते हुए क्लासमेट से बोली, दोस्तों छोड़ो इसे, अब तुम सब वापस जाओ। इतनी रात को स्कूल लौटना सच में सेफ नहीं है। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था। मैंने कहा, लियू रुयान, बस एक लाइन बोलने की बात है, इसमें तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी इसी वक्त अपने इन प्यारे दोस्तों को सच बताओ कि तुम्हारा कार्ड मेरे पास है या नहीं। मुझे इस तरह हाथ धोकर पीछे पड़े देख लियू रुयान के पास बात घुमाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो हकलाते हुए, पसीना पोंछते हुए बोली, शायद मुझे याद रखने में कोई गलती हुई है। मेरा कार्ड शायद कहीं और रखा है और मुझे मिल नहीं रहा। बाकी सबको अभी भी यही लग रहा था कि लियू रुयान कितनी भोली और अच्छी है, जो इस सिचुएशन में भी मुझे शर्मिंदा होने से बचा रही है। उसका ये घटिया एक्सक्यूज सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने ताना मारते हुए कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, वरना आने वाले कई दिनों तक तुम्हें अपने इस क्यूट बॉयफ्रेंड की आज रात की बर्थडे पार्टी का कर्जा चुकाने के लिए मजदूरी करनी पड़ जाती। और हाँ, क्योंकि तुम इतनी ही अमीर हो ना, तो इन सालों में मैंने तुम्हें जितने भी महंगे गिफ्ट्स दिए हैं वो सब मुझे कल सुबह तक वापस कर देना।
मैं तुम्हें सारा सामान पैक करके लौटाने के लिए पूरी 1 रात का टाइम दे रहा हूं। बस इतना बोलकर मैं कॉलर कड़ा करके फुल एटीट्यूड में वहां से निकल गया। मेरे मॉम डैड अभी भी बाहर कार में मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे इतनी देर तक वापस ना आते देख उन्हें टेंशन होने लगी थी कि कहीं मेरे साथ कुछ हो तो नहीं गया, और उन्होंने मुझे ढेर सारे मैसेजेस भी कर दिए थे। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए बाकी सारे क्लासमेट्स भी स्कूल वापस लौट गए। शिए जिनचेंग और लियू रुआन एक साथ जा रहे थे। शिए जिनचेंग लगातार यही सोच रहा था कि मैंने अभी अभी जो भी कहा उसका असली मतलब क्या था। भला लियू रुआन जैसी रईस लड़की को पार्टी का कर्जा क्यों चुकाना पड़ेगा? पहले तो उसे भी बाकी दोस्तों की तरह यही लगा था कि मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, लेकिन लियू रुआन को डरी डरी और खोई खोई सी देखकर शिए जिनचेंग का परेशान होना तो लाजमी था। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और प्यार से लियू रुआन का हाथ पकड़ लिया। लियू रुआन ने मुड़कर उस मासूम से दिखने वाले चेहरे को देखा और बड़ी मुश्किल से एक फेक स्माइल दी। उसने पूछा, रुआन, अभी गूफान जो भी कह रहा था उसका क्या मतलब था? लियू रुआन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या गेम खेल रहा हूं। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह बदल गया हूं, और वो अंदर ही अंदर इस बात से भी कांप रही थी कि क्या मैं आगे भी पहले की तरह उसकी उंगलियों पर नाचूंगा या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो अभी अभी शिए जिनचेंग के साथ रिलेशनशिप में आई थी, इसलिए वो उसके सामने अपनी बनी बनाई रिच गर्ल इमेज को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। उसने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं बेबी, शायद हम दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें कर रहा है। लियू रुआन की इन बातों ने शिए जिनचेंग को थोड़ी तसल्ली दी और उसके लालची दिल को सुकून मिला। असल में शिए जिनचेंग एक पहाड़ी इलाके के बहुत ही गरीब परिवार से आता था। उसके परिवार वालों को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। उसने रात दिन एक करके बड़ी मुश्किल से इस टॉप की चिंगपे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और न जाने कितने पापड़ बेलने और साजिशें रचने के बाद उसे लियू रुआन जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की फंसाने का मौका मिला था। ऐसे में अगर लियू रुआन सच में कोई अमीरजादी नहीं निकलती तो क्या उसकी इतने दिनों की सारी मेहनत और चालाकी पानी में नहीं मिल जाती? खैर, मेरे मॉम डैड आजकल कुछ दिनों के लिए कैपिटल सिटी में ही रुके हुए थे, इसलिए मैं भी उनके साथ लॉन्गचिंग गार्डन आ गया। ये सिटी सेंटर में मौजूद हमारे गू परिवार का एक बहुत ही शानदार और करोड़ों का विला था। मुझे याद है, अपनी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ बहुत कम ही रहने आता था। तब मैं बस ऐशो आराम छोड़कर जानबूझकर धक्के खाने और लियू रुआन के लिए मुसीबतें मोल लेने का शौक रखता था। लेकिन इस जन्म में अब मैं और कोई भी तकलीफ नहीं उठाना चाहता। अब मुझे बस एक अमीरजादे वाली अपनी वो असली लग्जरी लाइफ जीनी है जो असल में मेरे लिए ही बनी है। भले ही गू परिवार के लोग यहाँ बहुत कम रहने आते थे, लेकिन इस विला की देखरेख करने के लिए हमेशा कोई ना कोई नौकर मौजूद रहता था। हमारी प्यारी वांग माँ यानी केयरटेकर भी लॉन्गचेंग शहर से हमारे साथ यहीं आ गई थी, क्योंकि मेरी मॉम को वांग माँ के हाथ का बना खाना ही सबसे ज्यादा पसंद था। इसलिए वो जहां भी जाती थीं उन्हें अपने साथ ही ले जाती थीं। जैसे ही मैंने घर के शानदार दरवाजे के अंदर कदम रखा, मेरी नजर उन पर पड़ी और मैंने बड़े प्यार और इमोशन से उन्हें आवाज दी, वांग माँ। उन्होंने भी तुरंत प्यार से जवाब दिया, हाँ छोटे मालिक, मैं यहीं हूं। वांग माँ हमारे गू परिवार में पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से वफादारी से काम कर रही थी। मेरी पिछली जिंदगी में जब उस डायन लियू रुआन ने हमारे गू परिवार के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद उसने वांग माँ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। और मैं अंधा बेवकूफ उस वक्त सच में यही मानता रहा कि वांग माँ ने ही चोरी की होगी। लेकिन अब जब मैं उन पुरानी बातों के बारे में सोचता हूं तो समझ आता है कि ये सब बस लियू रुआन की एक नीच चाल थी वांग माँ को घर से निकालने की, ताकि वो उनकी जगह अपने किसी आदमी को रख सके। सुना है कि गू परिवार से निकाले जाने के कुछ ही समय बाद वांग माँ की सदमे से मौत हो गई थी। उनकी मौत असल में कैसे हुई ये बात मुझे आज तक नहीं पता। सच कहूं तो लियू रुआन जैसी घटिया औरत के चक्कर में पड़कर मैंने अपने गू परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और सब कुछ तबाह हो गया था। वांग माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको देखे हुए कितना लंबा वक्त बीत गया है। मेरे मुंह से अचानक ये सब सुनकर वांग माँ अपने हाथ में सफाई करने वाला कपड़ा पकड़े एकदम हैरान रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करें। उन्होंने कंफ्यूज होकर मेरे मॉम डैड की तरफ देखा। मेरे मॉम डैड ने भी अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हों कि उन्हें भी नहीं पता कि मुझे अचानक क्या हो गया है।
मेरी मॉम ने हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बस भी करो, अब तुम दोनों सिर्फ 2 महीने ही तो नहीं मिले हो। जो नहीं जानता वो तो यही सोचेगा कि तुम लोग 10-15 सालों के बाद मिल रहे हो। मुझे भी लगा कि मैं सच में थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी से अपने मॉम डैड की तरफ देखा और अपनी जीभ बाहर निकाल ली। फिर मैं अपने आलीशान कमरे में वापस आ गया और अपने एकदम मुलायम और आरामदायक किंग साइज बिस्तर पर लेट गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नर्म नर्म बादल पर सो रहा हूँ। सच में बहुत सुकून मिल रहा था। इतने आरामदायक बिस्तर पर सोए हुए मुझे एक अरसा बीत गया था। अपनी पिछली जिंदगी के उन खौफनाक दिनों को याद करके, जब मैंने पूरा 1 साल एक बदबूदार कबाड़ खाने में गुजारा था, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने वहां दशकों तक तड़प तड़प कर दिन काटे हों। मैं बस नींद की वादियों में खोने ही वाला था कि तभी मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। शिए जिनसेंग का मैसेज आया था। उसमें लिखा था, गूफान, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारे लिए अपना बर्थडे केक बचा कर रखा है। मैंने उसे इग्नोर किया और कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि मैंने अपना सोशल मीडिया मोमेंट्स खोलकर चेक करने लगा। वहां मैंने देखा कि शिए जिनसेंग ने आज रात की बर्थडे पार्टी की एक पोस्ट डाली हुई थी। पोस्ट का कैप्शन था, हैप्पी 20th बर्थडे टू मी। मेरे 19th बर्थडे की विश आखिरकार पूरी हो गई। मैं फाइनली उस इंसान के साथ हूं जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं। और उस शो ऑफ वाले कैप्शन के ठीक नीचे शिए जिनसेंग और लियू रुयान की एक कोजी सी फोटो लगी हुई थी। उस फोटो को देखते हुए मैं काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। इसका मतलब ये था कि शिए जिनचेंग जब 19 साल का था, वो तभी से मेरी पीठ पीछे लियू रुयान को चाहने लगा था, और मैं बेवकूफ़ गधा, इतने टाइम में मुझे इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी। मुझे तो लगता था कि शिए जिनचेंग लियू रुयान से बहुत नफरत करता है। जब मैंने थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया तो देखा कि रुयान ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट लिखकर वही सेम फोटो पोस्ट की हुई थी। मेरे अंदर का रिवेंज जाग उठा। मैंने तुरंत उसके पोस्ट के नीचे कमेंट किया, बधाई हो, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें जो भी महंगी चीज़ें दी हैं उन्हें कल सुबह पैक करके मुझे वापस कर देना। इन सालों में मैंने उस पर बहुत पैसे पानी की तरह बहाए थे। वो सारी डिज़ाइनर चीज़ें बहुत महंगी थीं। अगर उन्हें सेकंड हैंड मार्केट में बेचा जाए तब भी लाखों रुपए मिल जाएंगे। अब जब उसे मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पक्का वो इन चीज़ों को बेचने की कोशिश करेगी। मैं उन चीज़ों को कूड़े में फेंकना पसंद करूंगा, लेकिन उस चुड़ैल को बेचकर पैसे कमाने का मौका कभी नहीं दूंगा। कमेंट करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बस वापस सोने ही जा रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक बेहद खूबसूरत लड़की का चेहरा घूम गया, शेन यूचू। मुझे अचानक से इस लड़की की याद आ गई। ये वही देवदूत जैसी लड़की थी जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे मरने से ठीक पहले मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। शेन यूचू और लियू रुयान दोनों एक ही क्लास में थीं। अगर लियू रुयान कंप्यूटर साइंस की कैंपस ब्यूटी और अच्छी स्टूडेंट मानी जाती थी, तो यूचू वहाँ की असली बॉस थी, एकदम गॉड लेवल की जीनियस। वो अभी सिर्फ सेकेंड ईयर में थी, लेकिन उसने यूनिवर्सिटी के लिए पहले ही कई बड़े बड़े नेशनल कोडिंग अवार्ड्स जीत लिए थे। हालांकि वो रुयान क्लासमेट थी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बहुत कम ही आती थी। मुझे याद आया कि मेरा और शेन यूचू का तो एक बहुत पुराना रिश्ता भी जुड़ा हुआ था, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने इस बात का ज़बरदस्त विरोध किया था। मुझे लगता था कि एक मॉडर्न ज़माना है और शादी के मामले में पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए मैंने उसके साथ उस अरेंज मैरिज वाले प्रपोजल को साफ ठुकरा दिया था और बहुत ड्रामा किया था। हमारी शादी तो तब तय कर दी गई थी जब हम दोनों अपनी माँ के पेट में ही थे। शेन यूचू के दादा दादी ने ही ये रिश्ता पक्का किया था। मुझे बस इतना याद है कि मेरे पिछले जन्म में उसने मुझे कई बार बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे बड़ी बेरहमी से इग्नोर कर दिया था। उसके बाद से उसने यूनिवर्सिटी आना बहुत कम कर दिया था और अब तो उसकी एक झलक देखना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया ज़रूर आया। उसके मॉम डैड कैपिटल सिटी आ चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि शेन परिवार के साथ हमारा एक डिनर तो पक्का होना ही था। और जब वो डिनर होगा तो वहाँ शेन यूचू से मिलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। दूसरी तरफ लियू रुयान नहाकर बाहर आई और उन चीज़ों को पैक करने का सोचने लगी जो उसने आज ही बेची थीं। आज सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि मजबूरी में आकर उसने मेरे दिए हुए सारे लग्जरी बैग्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए डाल दिए थे। बायर्स ने उसे पहले ही पेमेंट कर दी थी, लेकिन उसने अभी तक सामान डिस्पैच नहीं किया था। वो सोच रही थी कि अभी रात में सब पैक कर लेती हूँ तो कल सुबह सुबह पार्सल भिजवा दूंगी। अपना सारा सामान पैक करने के बाद उसने आराम से अपने मोमेंट्स चेक किए।
उसने जो नई कपल पोस्ट डाली थी उस पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स आ चुके थे। जैसे ही उसने कमेंट्स खोले, हर कोई बस यही कह रहा था कि वो और शिए जिंगचिंग कितने परफेक्ट कपल लग रहे हैं, और साथ ही लोग मुझे ताने मार रहे थे और मेरा बुरी तरह मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया, उसके चेहरे की सारी स्माइल एकदम से हवा हो गई। उसे मेरा किया हुआ वो कमेंट दिख गया था, सामान वापस करो। उसे तो लग रहा था कि मैंने गुस्से में बस ऐसे ही हवा में बातें कह दी थीं। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि मैं सच में उसकी पोस्ट पर जाकर सबके सामने ऐसा कमेंट कर दूंगा। वहां कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी थे जो मेरी इस हरकत पर मुझे गालियां दे रहे थे और लियू रुयान को सपोर्ट कर रहे थे। उसने डरते हुए चुपचाप मेरा वो कमेंट डिलीट कर दिया और फिर मेरी चैट विंडो ओपन करके मुझे गुस्से में मैसेज टाइप करने लगी। तुमने आज जो भी कहा उसका क्या मतलब था, और ऊपर से तुमने मेरे मोमेंट्स पर आकर कमेंट भी कर दिया। क्या हमारे लिए इस बात का तमाशा बनाना इतना ही जरूरी है? और जहां तक तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स की बात है, वो सब तुम्हें कब का डस्टबिन में फेंक चुकी हूं। अगर तुम्हें वो सब वापस चाहिए तो जाओ और जाकर कूड़ेदान में ढूंढ लो। ये मैसेज सेंड करने के तुरंत बाद उसने डर के मारे हमारी सारी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी, और फिर उसने शिए जिंगचिंग की चैट ओपन की और उसके साथ एकदम स्वीट और रोमांटिक बातों में बिजी हो गई। उसे पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन लग्जरी चीजों को लेकर मैं उसका बाल भी बाका नहीं कर पाऊंगा। उसे यकीन ही नहीं था कि मैं सच में उससे वो चीजें वापस मांगूंगा। आखिर वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती थी, या उसे ऐसा लगता था। उसे पता था कि मैं उसे कितना पसंद करता था और मैं अंदर से कितना नाजुक दिल हूं, वरना मैं इतने टाइम तक उसकी उंगलियों पर थोड़े ही नाचता रहता। इसीलिए तो उसने मुझे कभी घास ही नहीं डाली और मेरी फीलिंग्स को हमेशा इग्नोर किया। अगले दिन सुबह सुबह कंप्यूटर साइंस की क्लास में कई सारे नए और अनजाने चेहरे दिखाई दे रहे थे। शिए जिंगचिंग फुल स्वैग में लियू रुयान के ठीक बगल में बैठा था। वैसे तो वो और मैं दोनों ही डिजाइन के स्टूडेंट्स थे, लेकिन शिए जिंगचिंग जानबूझकर सुबह सुबह उठकर इस क्लास में उसके साथ आकर बैठ जाता था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से लड़के हैं जो लियू रुयान पर लाइन मारते हैं, इसलिए आज वो बस यहाँ ये दिखाने आया था कि लियू रुयान अब पहले ही बुक हो चुकी है, यानी वो अब उसकी प्रॉपर्टी है। आज क्लास में रोजाना के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे। शिए जिंगचिंग को लगा कि ये सब उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को ही देखने आए हैं, इसलिए वो बहुत चौड़ा होकर अपना सिर ऊंचा किए बड़े ही प्राउड फील कर रहा था। लेकिन किसे पता था कि टीचर के पोडियम पर आते ही वो सबसे पहली लाइन क्या बोलने वाले थे। उन्होंने आते ही खुशी से कहा, अरे वाह, आज ये कौन सी हवा है जो हमारी शैन बॉस को यहां उड़ा लाई। शिए जिंगचिंग ने जैसे ही पलटकर देखा, उसकी नजर शैन यूचू पर पड़ी। एकदम खूबसूरत और मासूम चेहरा, परफेक्ट नैन नक्शे और उसके हर एक अंदाज से किसी रॉयल घराने की वाइब आ रही थी। वो ऐसी लड़की थी जो चाहे जहां भी जाए सबकी नजरें अपने आप चुंबक की तरह उसी पर टिक जाती। टीचर की बात सुनकर शेन योचू अपनी जगह से खड़ी हुई और बड़ी ही प्यारी स्माइल के साथ उन्हें विश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। हमारे टीचर झांग लोंग वैसे तो काफी चिल थे, लेकिन पढ़ाई और लेक्चर के मामले में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे। उनकी क्लास का रूल एकदम क्लियर था, जो भी स्टूडेंट उनके डिपार्टमेंट का है, अगर उसने 3 से ज्यादा क्लासेस बंक की तो उसका इस सेमेस्टर में फेल होना पक्का है। लेकिन शेन योचू इस रूल का इकलौता एक्सेप्शन थी, क्योंकि वो टेक्निकल स्किल्स और कोडिंग में इतनी तगड़ी थी कि वो और टीचर अक्सर अकेले में एडवांस टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन किया करते थे। उन दोनों का रिश्ता एक स्टूडेंट टीचर से ज्यादा रिसर्च पार्टनर्स जैसा था। ठीक उसी वक्त मैं भी हाथ में एक किताब लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लासरूम में आ पहुंचा। मेरी पहली नजर लियू रुआन और शिए जिंगचेंग पर पड़ी। जिंगचेंग ने मुझे देखकर हाथ तो हिलाया, लेकिन उसका इंटेंशन मुझे अपने पास बुलाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आज उन्होंने मेरे लिए कोई सीट नहीं रोकी थी। लियू रुआन को लग रहा था कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊंगा, इसलिए तो आज मैं उसकी क्लास अटेंड करने चला आया हूं। लेकिन आज मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पूरी क्लास में एक भी सीट खाली नहीं थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, क्लास खचाखच भरी हुई थी। मैं टेंशन में था कि आखिर बैठूं कहां। तभी मेरी नजर पीछे की तरफ मौजूद एक बड़ी सी खाली सीट पर गई। उस खाली सीट के ठीक बगल में व्हाइट शर्ट पहने एक लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा एकदम गोरा और साफ था और स्किन इतनी सॉफ्ट और ग्लोइंग थी कि कुछ सेकंड्स के लिए तो मेरी धड़कन ही रुक गई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शेन योचू थी। अगर गौर से देखा जाए तो वो लियू रुआन से कई हजार गुना ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट थी।
पता नहीं उस टाइम मेरे पिछले जन्म में मेरी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी थी जो मैं बेवकूफ लियू रुआन जैसी छछुंदर को पसंद करने लगा था। उस खाली सीट पर एक किताब रखी हुई थी। अब पता नहीं उसने वो सीट किसी और के लिए रोकी थी या जानबूझकर किताब रखी थी ताकि बगल में कोई न बैठे। लेकिन क्या इत्तेफाक था, मैं तो खुद सोच रहा था कि उससे कैसे मिलूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं धीरे से उसके पास चला गया। मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी भारी और अट्रैक्टिव की और उसके पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूं कि ये सीट खाली है? शेन यूचू ने सिर उठाकर मुझे देखा। वो पल भर के लिए एकदम शॉक्ड रह गई। उसे लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने दोबारा प्यार से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई बैठा है? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरी बात साफ साफ सुनने के बाद शेन यूचू ने इनकार नहीं किया। उसने धीरे से अपनी किताब वहां से हटा ली और बिना मेरी तरफ देखे हल्की आवाज में बोली, नहीं, आप बैठ सकते हैं। असल में ये सीट शेन योचू ने अपनी बेस्ट फ्रेंड फांग सी थिंग के लिए रोकी हुई थी। मेरे बैठते ही पीछे के दरवाजे से एक लड़की अंदर आई, लेकिन शेन योचू कर बगल में मुझ जैसे लड़के को बैठा देखकर वो अचानक से वहीं रुक गई। वो शेन योचू की बेस्ट फ्रेंड फांग सी थिंग ही थी। शेन योचू ने आज तक यूनिवर्सिटी में कभी किसी लड़के से ढंग से बात तक नहीं की थी, ना ही किसी को बगल में बैठने दिया था। तो जाहिर है कि जो लड़का उसके बगल में बैठा है वो कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता। और जब उसने देखा कि पूरी क्लास में अब कहीं कोई जगह नहीं बची है तो उसने तुरंत फोन निकाला और यूचू को एक मैसेज किया, अरे मेरी माँ, इस सेमेस्टर की मेरी 3 क्लासेस बंद करने की लिमिट पहले ही खत्म हो चुकी है और तुम एक लड़के के चक्कर में अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई। अगर अगली बार बंक मारने की वजह से मैं फाइनल एग्जाम्स में फेल हो गई ना, तो तुम्हें प्रोफेसर से मेरे लिए बात करनी पड़ेगी। ये मैसेज सेंड करने के बाद वो स्माइल करते हुए तुरंत क्लास से बाहर निकल गई। फांग सी थिंग का मैसेज पढ़कर योचू के गुलाबी होंठों पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं कोई देख ना ले, इसलिए उसने तुरंत अपनी स्माइल छिपा ली। लेकिन मैंने उसकी वो मुस्कुराहट देख ली थी। ऐसी खूबसूरत स्माइल मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ शिए जिंगचिंग मुझे योचू के बगल में बैठा देखकर जलन के मारे दांत पीस रहा था। अगर पहले योचू ने यूनिवर्सिटी आना कम ना किया होता तो शायद वो कभी लियू रुआन जैसी लड़की को पसंद ही नहीं करता। और अब मैं उसके ठीक बगल में बैठा था और उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे योचू मुझे देखकर ही मुस्कुरा रही है। लियू रुआन ने भी एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर घुमाया। वो पक्का यही सोच रही होगी कि मैं ये सब बस उसे जलाने के लिए कर रहा हूँ। उसे लग रहा था कि मैं जानबूझकर शेन योचू के पास गया हूं, क्योंकि हर कोई उसकी तरह आसानी से बात करने वाला नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि मैं तो वैसे भी हमेशा से कंप्यूटर साइंस की क्लास अटेंड करने आता ही था, भले ही लियू रुआन के लिए। अब सेकेंड ईयर में मैंने शेन योचू को ज़्यादा नहीं देखा था। पता नहीं वो अचानक से दोबारा क्लास अटेंड करने कैसे आ गई। शायद ये ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलतियां सुधारने का एक मौका दिया है। इस जन्म में मैं शेन योचू को दोबारा कभी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पहले जब मैं क्लास में आता था तो मेरी नज़रें बस लियू रुआन पर लिटिकी रहती थीं। मैं उसकी खूबसूरती, जो कि फेक थी, मैं इतना अंधा था कि मैंने कभी ढंग से लेक्चर सुना ही नहीं। लेकिन इस बार तो मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह अपने ये कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। शेन योचू कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की एकदम बॉस है। मैं भी कंप्यूटर साइंस को अच्छे से सीखना चाहता हूँ ताकि हम दोनों के बीच बात करने के लिए कुछ कॉमन टॉपिक्स हो सकें। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आने वाले कुछ ही सालों में AI का कितना क्रेज बढ़ने वाला है और कंप्यूटर इंडस्ट्री एकदम टॉप पर पहुंच जाएगी। अभी हमारे परिवार के जितने भी बिजनेस हैं वो सब काफ़ी पुराने और ट्रेडिशनल टाइप के हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दूं। क्लास के दौरान जो भी टेक्निकल चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी उनके लिए मैंने बीच बीच में हाथ उठाकर टीचर से कई सारे सवाल पूछे और फिर पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाते हुए उन्हें अपनी बुक में लिख लिया। सब लोग एकदम हैरान थे कि इस आशिक को अचानक से पढ़ाई का इतना शौक कहाँ से चढ़ गया। लियू रुआन तो मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रही होगी। उसे लग रहा होगा कि मैं चाहे कितनी भी नौटंकी कर लूं या खुद को कितना भी शो ऑफ कर लूं, वो मुझे घास तक नहीं डालने वाली। क्लास खत्म होने के बाद मैंने अपने बगल में बैठी योचू को देखा। वो अपनी किताबें समेट रही थी और वहां से निकलने ही वाली थी। बड़ी मुश्किल से आज वो क्लास अटेंड करने आई थी। अब पता नहीं अगली बार उसे देखने का मौका कब मिलेगा। अपने पिछले जन्म के पछतावे को दूर करने के लिए मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उससे कहा, एक्सक्यूज मी, मैंने सुना है कि आप कंप्यूटर साइंस में एकदम जीनियस हो। मुझे आपसे कुछ डाउट्स क्लियर करने थे, तो क्या हम वीचैट पर कनेक्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि शेन योचू को मैं याद भी हूं या नहीं। फर्स्ट ईयर में हमारे गू परिवार और शेन परिवार ने एक साथ डिनर किया था और डिनर टेबल पर शेन परिवार ने हमारी शादी की बात छेड़ दी थी।
मैंने उसका ज़बरदस्त विरोध किया था और यहाँ तक कह दिया था कि उस लड़की से शादी करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूँगा। उस वक्त तक मैंने शेन यूचू को यूनिवर्सिटी में देख लिया था। लोग हमेशा उसकी और लियू रुयान की तुलना करते रहते थे, पर उस टाइम तो मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। मैं लियू रुयान के प्यार में इतना अंधा था कि मुझे यूचू से भी बेवजह नफरत होने लगी थी। शेन यूचू बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी मुझे देखती रही। उसने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। उसकी गहरी आंखों में कुछ चल रहा था। काफी देर तक जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने खुद ही अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रहने दो, कोई बात नहीं। तभी मैंने देखा कि उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए चुपचाप अपने मोबाइल पर अपना वीचैट क्यूआर कोड ओपन कर दिया। मैंने गौर किया कि उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अगर कोई ध्यान से ना देखे तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो अंदर से कितनी नर्वस थी। जैसे ही मैंने कोड स्कैन करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, उसने राहत की एक छोटी सी सांस ली और फिर ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो और आराम से अपने मोबाइल की स्क्रीन लॉक कर दी। स्क्रीन की लाइट उसकी गहरी आंखों में चमकी, जो देखने में एकदम तारों जैसी लग रही थी। इसके बाद वो पलटी और चुपचाप क्लास से बाहर चली गई। मैं अभी भी इसी टेंशन में था कि कहीं उसने बस फॉर्मेलिटी के लिए तो क्यूआर कोड नहीं दिखा दिया। क्या वो सच में मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं? लेकिन मेरे पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। मैंने देखा कि लियू रुयान और शिए जिंगचेंग अपनी बुक्स पैक करके क्लास से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने तुरंत तेज आवाज में कहा, जरा रुको। लियू रुयान, तुमने मुझे वीचैट से डिलीट कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें जितने भी महंगे गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो अब तुम्हें मुझे वापस करने पड़ेंगे। मेरी तेज आवाज सुनकर क्लास से बाहर जाने वाले सारे स्टूडेंट्स वहीं रुक गए। शिए जिंगचेंग ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर वही उसकी हमेशा वाली झूठी और घटिया सी स्माइल चिपकी हुई थी। वो पीस मेकर बनते हुए बोला, शाओफान, तुम कल रात हॉस्टल वापस क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस किए लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सब ठीक तो है? उसका ये झूठा दिखावा और इतनी जबरदस्त एक्टिंग देखकर मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई कि पिछले जन्म में मैं उसका बेवकूफ कैसे बन गया था। मैंने सीधा कहा, ये फालतू का नाटक बंद करो जिंगचेंग। क्या तुमने मेरा सारा सामान रेडी कर लिया है? शिए जिंगचेंग बोला, शाओफान, मुझे पता है कि मेरे और रुयान के एक साथ आने से तुम काफी भड़के हुए हो, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि हम अब भी अच्छे दोस्त रहें। शिए जिंगचेंग हमेशा हर काम इतनी सफाई से करता था कि कोई उस पर उंगली न उठा सके, लेकिन मुझे उसके साथ इस फालतू की फॉर्मेलिटी में पड़ने का कोई शौक नहीं था। मैं तो बस लियू रुयान से ये पूछने आया था कि क्या उसने वो सारी चीजें पैक कर ली हैं जो मैंने उसे दी थीं। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इस ड्रामेबाज और लालची लड़की का और खर्चा नहीं उठाने वाला। क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी भी वहीं थे और वो सब अपनी अपनी जगह बैठकर मजे से ये पूरा तमाशा देख रहे थे। शेन यूचू बाहर कॉरिडोर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन क्लास के अंदर से आ रही आवाजें सुनकर उसके कदम भी वहीं रुक गए। तभी एक लड़का बोला, गूफान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम रुयान को कोई महंगी चीज दे सको? दूसरा बोला, अरे छोड़ो यार, ये जिंगचेंग और रुयान के रिलेशनशिप में आने से इतना जल भुन गया है कि उसे दिए हुए एक जोड़ी मोजे तक वापस मांग रहा है। जरा इसकी ये भिखारी वाली शक्ल तो देखो। लियू रुयान व शिए जिंगचेंग की यूनिवर्सिटी में इमेज बहुत परफेक्ट कपल वाली थी, इसलिए बहुत से लोग आगे आकर उन्हें ही सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि पहले जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं ही हमेशा एक नौकर की तरह आगे आकर सब कुछ सॉल्व करता था और सारा क्रेडिट वो दोनों ले जाते थे और सबके सामने अच्छे बन जाते थे, और मैं किसी बेवकूफ की तरह बस उनके मोहरे की तरह इस्तेमाल होता था। उन सब की बातें सुनकर मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि लियू रुयान किसी बहुत बड़े और अमीर खानदान की बेटी है? मैं लियू रुयान की तरफ बढ़ा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, तो फिर मैं तुम सबको इसकी असली सच्चाई बता ही देता हूं। अभी इस वक्त इसने सिर से लेके पांव तक जो कुछ भी पहन रखा है ना, वो सब मेरी ही जेब के पैसों से आया है। अगर इसे अपने खुद के पैसों से कुछ लेना पड़े तो ये अपने पैरों में जो मोजे पहने हैं ना, वो भी खरीदने की औकात नहीं रखती। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, ये अपने खुद के पैसों से कुछ नहीं खरीद सकती। अभी जो वीके ब्रांड के मोजे इसने पहन रखे हैं ना, सिर्फ वही 8,000 रुपए के हैं, और इसकी असली औकात ये है कि ये साल की 5,000 रुपए की ट्यूशन फीस तक नहीं भर सकती। अगर मैंने इसका खर्चा न उठाया होता तो ये शायद आज जिंगपे यूनिवर्सिटी में कदम भी नहीं रख पाती। मेरी ये बातें किसी तेज धार वाले चाकू की तरह सीधे लियू रुयान के सीने के पार हो रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भारी आवाज में अपने गुस्से और बेइज्जती को दबाते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा इस तरह सबके सामने तमाशा बनाना जरूरी है? मैंने भी तपाक से जवाब दिया, मैं कोई तमाशा नहीं बना रहा हूं, मैं बस सच बोल रहा हूं। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, और वैसे भी तुम पीठ पीछे अपनी रूममेट्स के साथ मिलकर मुझे अपना छोटा चमचा बुलाती हो ना।
अगर कल रात मैंने तुम्हारे मोमेंट्स के नीचे तुम्हारी रूममेट्स के वो कमेंट्स ना देखे होते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम अंदर से इतनी घटिया जहरीली हो। मैंने उसे कोल्ड लुक दिया और ताना मारते हुए कहा, चलो हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो इस नाते अभी तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मैं तुम्हें भीख में दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें जितनी भी लग्जरी चीजें दी हैं, डिजाइनर बैग्स, फोन, ज्वेलरी, वो सब तुम्हें मुझे हर हाल में वापस करनी पड़ेगी। शिए जिंगचेंग को भी अच्छे से पता था कि रुयान ने जो कुछ भी पहना है उसमें ज्यादातर चीजें मेरे ही पैसों की हैं, लेकिन उसे अभी भी यही गलतफहमी थी कि रुयान का फैमिली बैकग्राउंड मुझसे कहीं ज्यादा तगड़ा और अमीर है और ये बस मेरा ईगो बोल रहा है। वो बीच में बोल पड़ा, गूफान, तुम कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैंने उसे घूरते हुए जवाब दिया, लिमिट क्रॉस? मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, बल्कि तुम दोनों बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हो। पिछले 1 साल से तुम लोग मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हो और पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे अपना चमचा बुलाते हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म या इज्जत बची होती ना, तो कोई भी इंसान इस हद तक नीच और बेशर्म नहीं हो सकता था जितने कि तुम दोनों हो। ये सुनकर शिए जिंगचैंग का भी असली चेहरा बाहर आ गया। वो भड़कते हुए बोला, क्या हमने तुम्हें हमारे ऊपर पैसे उड़ाने के लिए मजबूर किया था? क्या हमने तुम्हारी गर्दन पर कोई चाकू रख दिया था कि हमें गिफ्ट्स दो? एक बार कोई चीज गिफ्ट में देकर उसे वापस मांग रहे हो? सच में मैंने तुम्हारे जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा। वैसे तो शिए जिंगचैंग हमेशा सबके सामने बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली इंसान होने का दिखावा करता था और वो अपना असली रूप छिपाने में बहुत माहिर था। ये सब सुनकर सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर से शिए जिंगचैंग और लियू रुयान की साइड लेने लगे। सब कानाफूसी करने लगे। अरे ऐसा कौन करता है कि किसी को गिफ्ट देकर वापस मांग ले? ये तो एकदम बेशरम है। सच कहा, गरीब घर के लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जरा जरा से गिफ्ट भी वापस मांग लेते हैं। अगर रुयान की फैमिली के पास पैसे नहीं होते तो क्या ये खुद इतने सस्ते और घटिया कपड़े पहनकर रुयान को इतने महंगे गिफ्ट्स देता? सीधी सी बात है, ये बस ऊंचे खानदान में अपनी जगह बनाना चाहता था। अब जब इसकी पोल खुल गई है तो ये तमाशा कर रहा है। मैं क्लास के इन सारे लड़के लड़कियों की फालतू बातें और गॉसिप सुन रहा था, लेकिन सच कहूं तो मुझे इन सब बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरा तो सीधा सा उसूल था, पैसे खर्च करने का मतलब है इंसान को खुशी मिलनी चाहिए, और जो चीजें मैंने अपने पैसों से खरीदी हैं, जाहिर है कि मैं उनके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बाहर से तो बहुत अमीर और हाई क्लास दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में जिनकी जेब में 100 रुपए भी नहीं होते। ये लोग बस मेरे जैसे सीधे साधे और शरीफ लड़कों को ही बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अब मैं और बेवकूफ नहीं बनना चाहता। अगर मैं अपने ही पैसों से खरीदी हुई चीजें वापस मांग रहा हूं तो इसमें गलत ही क्या है? लियू रुयान मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। भले ही शक्ल से मैं अभी भी वही पुराना गूफान लग रहा था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि मेरी बातें और मेरा दिमाग अब उस गूफान जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे वो अब तक जानती थी। अब मैं पूरी तरह से बदल चुका था और मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि किसे प्यार करना और किससे नफरत। मैंने अपनी नजरें एकदम लियू रुआन पर गड़ा दी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसका ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट भले ही झूठी हो, बहुत ज्यादा हाई था। उसे पता था कि अगर यहां बात और ज्यादा बढ़ी तो इसका उसकी बनी बनाई परफेक्ट अमीर इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और हो सकता है कि पूरे स्कूल में उसका एक बहुत बड़ा मजाक बन जाए। वो एकदम फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाई, बस करो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें अभी वापस कर दूंगी। लेकिन मैं यहाँ सबके सामने एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई दूध की धुली या तुम्हारे पैसों पर पलने वाली बेचारी लड़की नहीं हूँ। पहले तुम ही मेरे पीछे पड़े रहते थे और हाथ पैर जोड़कर मुझे अपने गिफ्ट्स देते थे, इसलिए मैंने उन्हें रख लिया था। अब जब मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट्स वापस कर दूंगी तो प्लीज इसके बाद मुझे दोबारा परेशान मत करना और मेरे पीछे मत आना। इतना बोलकर लियू रुआन ने शिए जिंगचैंग का हाथ पकड़ा और तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल गई। इस बात को करीब आधा घंटा बीत चुका था कि तभी मुझे शिए जिंगचैंग का एक मैसेज आया, तुम्हारा सारा सामान पैक करके गर्ल्स हॉस्टल के नीचे रख दिया गया है। मैसेज पढ़कर मैं सीधा गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर पहुंचा। वहां बॉक्सेस का एक पहाड़ लगा हुआ था। उन बॉक्सेस में रखी ज्यादातर चीजें, डिजाइनर बैग्स, परफ्यूम्स, गैजेट्स, अभी भी एकदम नई लग रही थीं। यहां तक कि कुछ की तो अभी तक सील भी नहीं खुली थी। अगर मैं इन्हें सेकेंड हैंड मार्केट में ले जाकर बेच भी दूं तो लाखों कमा लूंगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे पैसों की कोई कमी थोड़े ही है। लेकिन इतनी महंगी चीजों को ऐसे ही कूड़े में फेंक देना भी सच में बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैंने एक बड़ा सा साफ कपड़ा ढूंढा और वो सारी की सारी चीजें वहीं जमीन पर सजाकर रख दी, और फिर किसी सेल वाले की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे सुनिए, यहां से गुजरने वाली सभी खूबसूरत सीनियर्स, जूनियर्स और प्यारी लड़कियों, इस शानदार मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। यहाँ ये सारा लग्जरी सामान एकदम फ्री में बट रहा है। जिसे जो भी चाहिए वो आकर देख सकती है और अपने साथ ले जा सकती है। माना कि हमारी चिंगपई यूनिवर्सिटी कैपिटल सिटी में है और यहाँ बहुत से अमीर बच्चे पढ़ते हैं,
लेकिन यहाँ ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के छोटे और गरीब गांवों से आते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। यहाँ ज़मीन पर पड़ी एक एक चीज़ की कीमत इतनी है कि उससे उनका कई महीनों का खर्चा आराम से निकल सकता है। तो इन्हें कूड़े में फेंकने से तो लाख गुना बेहतर यही है कि मैं इन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ। अब वो लोग इन चीज़ों को खुद इस्तेमाल करें या फिर किसी ऑनलाइन सेकेंड हैंड मार्केट पर जाकर बेचकर पैसे कमाएं, ये पूरी तरह से उनकी मर्जी है। बस ये सारा सामान लियू रुआन के पास नहीं जाना चाहिए। बाकी कोई भी ले जाए, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा खड़ा चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी एक चीज़ लेने आगे नहीं आया। मैं ये बात तो भूल ही गया था कि इन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अपनी इज्जत और अपना ईगो कितना ज़्यादा मायने रखता है। मेरी पिछली ज़िंदगी में जब मैं एक कबाड़ खाने में सड़ रहा था, तब अगर कोई मुझे थोड़े से अच्छे कपड़े या बचा खुचा खाना भी दे देता था ना, तब तो मैं उनका जिंदगी भर एहसान मानता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना तो ढंग से पेट भरने को खाना था और ना ही तन ढकने को कपड़े। उस वक्त मेरे लिए ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी इकलौती प्रायोरिटी बस किसी तरह जिंदा रहना था। लेकिन इन स्टूडेंट्स की हालत मेरे उस बुरे वक्त जैसी बदतर नहीं थी। इनमें से बहुत से लोग सस्ती ऐप से 99 रुपए वाले सस्ते कपड़े मंगाकर पहनना पसंद करेंगे, लेकिन किसी की खैरात या फ्री में दी हुई महंगी चीजें सबके सामने लेने में उन्हें शर्म आएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कागज ढूंढा और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, सभी सीनियर्स और जूनियर्स ध्यान दें, यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। इनमें से बहुत सी चीजें एकदम नई हैं और कुछ तो आज तक कभी इस्तेमाल भी नहीं हुई हैं। जिनको भी इन चीजों की जरूरत है वो यहाँ रखा QR कोड स्कैन करके सिर्फ 1 रुपया पे करें और जो चाहे ले जाएं। ये कागज वहां रखने के बाद मैं सीधा वहां से वापस नहीं आया, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही बनी एक मिल्क टी शॉप में जाकर बैठ गया। मैं आराम से अपनी चाय पी रहा था, लेकिन मेरी नजरें लगातार गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर ही टिकी हुई थीं। मुझे अंदर ही अंदर ये डर लग रहा था कि कहीं लियू रुयान वापस नीचे आकर ये सारा सामान दोबारा ना उठा ले जाए। गर्ल्स हॉस्टल के नीचे से आने जाने वाले बहुत से लोगों की नज़र उन चीज़ों और उस बोर्ड पर पड़ी। 1 रुपये की कीमत देखकर बहुत सी लड़कियों की झिझक खत्म हो गई और उन्होंने अपने काम की चीज़ें छांटना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनमें से कोई भी लालची नहीं था। वो लोग बस अपनी ज़रूरत की 1 या 2 चीज़ें उठाते, QR कोड स्कैन करते और चुपचाप स्माइल करते हुए वहां से चले जाते। देखते ही देखते मेरे मोबाइल पर WeChat पेमेंट्स के नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। टिंग 1 रुपया रिसीव हुआ, टिंग 1 रुपया रिसीव हुआ। मैं आराम से शॉप में बैठा लगातार पैसे रिसीव कर रहा था। वहां मौजूद बाकी लोग मुझे बड़ी हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर मैं यहां बैठकर कौन सा बिजनेस चला रहा हूं। करीब 1 घंटे के अंदर ही वहां रखा लाखों का सारा सामान बट गया। सच कहूं तो मेरा मूड एकदम मस्त हो गया था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, तब बहुत से अनजान लोगों ने मेरी मदद की थी। इसलिए इस जन्म में मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता था। आज मुझे फील हुआ कि दूसरों की मदद करके सच में कितना सुकून मिलता है। जब सारा सामान खत्म हो गया तो मैंने अपने केयर टेकर अंकल लियू को कॉल लगाया और उनसे कहा कि वो कार लेकर मुझे यहाँ से पिक कर लें। सच बताऊं तो अब मेरा हॉस्टल के उस घुटन भरे कमरे में रहने का रत्ती भर भी मन नहीं था। दूसरी तरफ लियू रुयान अपने हॉस्टल के कमरे में एकदम गुमसुम और हताश बैठी थी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसने मेरा सारा सामान तो मुझे वापस कर दिया था अपना ईगो बचाने के लिए, लेकिन अब उसके सिर पर सबसे बड़ी मुसीबत आ गिरी थी। जिन लोगों ने ऑनलाइन वो डिजाइनर चीजें खरीदी थीं और उसे एडवांस पेमेंट कर दी थी, वो सब उसे पार्सल भेजने के लिए लगातार मैसेज कर रहे थे और बुरी तरह भड़क रहे थे। टेंशन के मारे उसका सिर फटा जा रहा था और हद तो ये थी कि उनमें से कुछ बायर्स हमारी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। कल उन लोगों का भरोसा जीतने और उनसे एडवांस पेमेंट लेने के चक्कर में लियू रुयान ने अपना असली नाम और अपने हॉस्टल का रूम नंबर तक उन्हें बता दिया था। और अब इस भारी मुसीबत में वो सब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, रिफंड मांग रहे थे या सामान मांग रहे थे, लेकिन उसका फोन पहुंच से बाहर था। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। तो दोस्तों, इसलिए मजबूरी में मुझे 1/3 आना ही पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।